हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। चलिए तो आज देखते हैं हम वीडियो सीरीज़ की हमारी जो है गणित वीडियो सीरीज़ की जो है तीसरी वीडियो है, टारगेट सीटेट एंड यूपीटेट 2021 गणित। तो आज हम चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं। ये संख्या पद्धति का पहला क्लास है, नंबर सिस्टम का ये पहला क्लास है, ठीक है। तो देखिए नंबर सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। हम एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। अंक पहले एकदम बेसिक हो जाता है नंबर सिस्टम में, अंक क्या होता है, ठीक है। तो देखिए हम सब लिख दिए हैं जिससे आप लोगों को नोट्स बनाने में आसानी हो। किसी भी संख्या को लिखने के 10 अंकों का प्रयोग होता है। लिखने के लिए यहाँ लिखने के लिए रहेगा, ठीक है। किसी भी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग होता है। हम कह सकते हैं अंक को कि गणित की भाषा में सबसे छोटे आंकड़ों को अंक कहते हैं। गणित की भाषा में सबसे छोटे डिजिट को हम अंक कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग होता है, या हम कह सकते हैं कि गणित की भाषा में सबसे छोटे आंकड़े को अंक कहते हैं। मतलब गणित की भाषा में जो सबसे छोटा डिजिट होता है उसे अंक कहते हैं। और कुल अंक जो देखिए ये होते हैं 10 अंक होते हैं टोटल। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 10 अंक होते हैं। फिर देखिए उसके बाद अंक के बाद अगर हमें संख्या जानना होता कि संख्या क्या होती है। अंकों का मेल संख्या का निर्माण करता है या करती है, ठीक है ना। अंकों का मेल संख्या का निर्माण करता है। जैसे 1 और 2 मिलकर यहाँ 12 बना, और 1 और 5 मिलकर यहाँ 15 बना, 2 और 5 मिलकर यहाँ 25 बना। अब ये कैसे बना यही हम देखते हैं आगे। संख्या 2 प्रकार की होती है। यहाँ देखिए संख्या 2 प्रकार की हम लिखे हैं। एक हो गया राष्ट्रीय संख्या, पहला जो है राष्ट्रीय संख्या, दूसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय संख्या। मतलब जो हमारी संख्या है उसका मान नियत होता है, वो डिसाइड जो है वो एकदम मान कन्फर्म रहता है सबका। जैसे राष्ट्रीय संख्या में हम किस तरह देखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय संख्या को हम किस तरह देखते हैं, किस तरह पढ़ते हैं। किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम दाएं से बाएं ओर लिखते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय संख्याओं को पढ़ने के लिए हम पहली संख्या को, दूसरी संख्या को, तीसरी संख्या को, चौथी संख्या को, पांचवी संख्या को इस तरह पढ़ते हैं। जैसे पहली संख्या को हम इकाई पढ़ा जाता है, इकाई। दूसरी संख्या को दहाई, पहली संख्या को इकाई, दूसरी संख्या को दहाई, तीसरी संख्या को सैकड़ा। इसी तरह क्रम में 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आदि, अरब, 10 अरब, खरब, इस तरह आदि हैं। और देखिए अगर इसी संख्या को हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या में पढ़ें तो यहाँ इकाई पढ़ा जाता है, दहाई पढ़ा जाता है, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000। यहाँ देखिए चेंज हो जाता है। 10,000 तक तो सेम रहता है, हमारे राष्ट्रीय की तरह सेम रहता है 10,000 तक। फिर यहाँ देखिए चेंज हो जाता है 100,000, फिर इनका मिलियन हो जाता है, फिर 10 मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन आदि, इस तरह इनका चलता है। अंतर्राष्ट्रीय में गिनती इस तरह होती है और राष्ट्रीय में हमारे इस तरह होती है। राष्ट्रीय मतलब नेशनल नंबर और अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल नंबर, ठीक है ना। तो देखिए हम तो समझ लिए कि किस तरह गणना होती है। देखिए एक उदाहरण से हम समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या की गणना कैसे करते हैं, कैसे पढ़ा जाता है, और राष्ट्रीय संख्या को कैसे पढ़ा जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय संख्या को पढ़ने के लिए देखिए हम एक उदाहरण लिए हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो इकाई देखिए, इकाई के स्थान पर ये हो गया इकाई, इसको इकाई पढ़ा जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। तो हमारे जो राष्ट्रीय भाषा में इसको पढ़ा जाएगा 12 करोड़, इस तरह 12 करोड़ 35 लाख, ठीक, 67,956, ठीक। हमारे यहाँ जिस तरह पढ़ा जाए, हमारे इंडिया में इस तरह पढ़ा जाएगा कि 12 करोड़ 35 लाख 67,956, ठीक है ना। अगर इसी संख्या को हम इंटरनेशनल लेवल में पढ़ेंगे, मतलब इंटरनेशनल नंबर में पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं में, तो देखिए इसी संख्या को हम किस तरह पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर 100,000, यहाँ देखिए 100,000 पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ फिर मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, ठीक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है ना। तो इसको जो पढ़ा जाएगा इस तरह इसको पढ़ते हैं 123 मिलियन, ठीक। इसको पढ़ा जाएगा 123 मिलियन 567,000, ठीक। 123 मिलियन मतलब 123 मिलियन 567,956, ठीक, 956। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि राष्ट्रीय संख्या क्या है और अंतर्राष्ट्रीय संख्या क्या है और किस तरह पढ़ते हैं। और सभी संख्या को दाएं से बाएं लिखा जाता है, सभी संख्या को दाएं से बाएं लिखा जाता है। और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ दाएं से बाएं लिखा जाता है और दाएं से बाएं पढ़ा भी जाता है। तो आइए फिर हम आगे नेक्स्ट देखते हैं कि संख्याओं के प्रकार क्या क्या हैं। संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। संख्याओं को कई भागों में बांटा गया है। जैसे देखिए प्राकृतिक संख्याएं, 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब अनंत तक जो है ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4 इस तरह अनंत तक की। और दूसरा देखिए पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 से लेकर अनंत तक। आपको इन्हीं सब बातों को ध्यान देना है। 0 से लेकर अनंत तक, यहाँ भी अनंत की बात हुई है। 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसे 0, इसमें 0 नहीं काउंट होगा। प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं होता है, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है ना, एक कृत्रिम संख्या है। सूर्य की खोज आर्यभट्ट किए थे, इसलिए इसकी कृत्रिम संख्या माना जाता है। तो 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 अनंत तक। फिर तीसरा देखिए पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक अनंत से 0 तक की एवं 0 से अनंत तक की 0 से अनंत तक की सभी संख्याएं 0 से अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याएं होती हैं। जैसे माइनस अनंत से लेकर -4 5, मतलब जो है -0 भी इसमें काउंट होता है। 1 2 3 4 अनंत तक। परिमेय संख्याएं, जिन संख्याओं को a/b के रूप में लिखा जाता है
लिखा जा सकता है, मतलब जिन संख्याओं को 1/b के रूप में लिखा जा सकता है वे सभी संख्याएं परमेय संख्या होती हैं, जहां b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि b बराबर 0 होगा तो संख्या 0 हो जाएगी और 0 एक परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, जैसे 4, 5/1, 9/3, 4/2, इस तरह। अब जैसे 4 है तो 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, इसलिए परमेय संख्या है। 0 परमेय संख्या नहीं मानी जाती है। ठीक है, 4 तक हो गया था। 5 से देखिए, 5 से परमेय संख्या हो गया था। अब देखिए अपरमेय संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो a/b के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वे सभी संख्याएं जो a/b के रूप में नहीं लिखी जा सकती वो अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। और a और b जो है एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। a और b एक पूर्णांक संख्या होता है, ठीक है ना, होता है। a और b एक पूर्णांक संख्या होती है। वे सभी संख्याएं जो a/b के रूप में नहीं लिखी जा सकें वो वे अपरमेय संख्याएं होती हैं। a और b पूर्णांक संख्या है, जैसे करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5, इस तरह। और देखिए नोट, सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल अपरमेय संख्या होता है। ठीक है, सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल अपरमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए 6, सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से विभाजित होती हैं, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब भाग देने में पूरा कट जाए, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। और सम संख्याएं पहचानने के लिए देखिए, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो सम संख्या होंगी। किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो सम संख्या होगी। देखिए जैसे 2, 5, 6, 8 तो ये सम संख्या होगी। ठीक, जैसे कितनी बड़ी बड़ी संख्या हो, अगर लास्ट में 8, 6, 4, 2 0 है तो वो संख्याएं सब सम संख्या होंगी। जैसे 5, 9, 3, 2 हो गया, ये सम संख्याएं हैं। इस तरह देखिए 4, 8, 16, 22, 32, 28 सब सम संख्याएं होंगी। ठीक है, ये सब सम संख्या होंगी। जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः कट जाए, कुछ शेष ना बचे, वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। हम देखिए विषम संख्याएं, 7 नंबर विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जो 2 से ना विभाजित हों, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। इनको पहचानने के लिए इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 देखना होता है। इकाई का अंक, जिन संख्याओं की इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 है वे सभी संख्याएं विषम होती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। और देखिए जब बड़ी संख्या कोई, जैसे 2, 5, 9, 3, देखिए ये इकाई का अंक आप देख लीजिए, इकाई का अंक 3 है तो ये संख्याएँ विषम होंगी। ठीक, जैसे 9, 5, 3, 9 तो ये इकाई का अंक 9 है तो ये संख्याएँ विषम होंगी। इस तरह पहचानेंगे। अब देखिए अभाज्य संख्याएँ। अभाज्य संख्याएँ कौन सी होती हैं? जो संख्या जो है 1 से या तो स्वयं से विभाजित होती हैं। जो संख्या 1 से या तो स्वयं से विभाजित होती हैं वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, देखिए 2 1 से विभाजित होगा और अपने स्वयं होगा। जैसे 3 और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा, 1 से होगा और 3 से होगा। 5, 7, 11, 13 और 17, 19, 23
200 मतलब 29, ठीक है। ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या हैं। जैसे 9 अभाज्य संख्या नहीं होगी क्योंकि ये 3 से विभाजित हो रही है, ठीक। जैसे 6 हुआ, 6 जो 3 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो और 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है। और देखिए, एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। एक को ना अभाज्य संख्या माना जाता है ना ही भाज्य संख्या माना जाता है। इसको ना ही भाज्य माना जाता है ना ही अभाज्य माना जाता है। ये ध्यान देने वाली पॉइंट है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। यही 2 जो है एक सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है ये 2, बस केवल 2, मतलब एक संख्या सम संख्या केवल 2 है जो अभाज्य मानी जाती है और कोई संख्या नहीं है सम में, ठीक है। तो इस तरह आपका संख्याओं के प्रकार में 8 संख्याओं को हम क्लियर करा चुके हैं। अब आगे देखते हैं। हम ठीक है 9 नंबर देखेंगे। भाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित होती हों, ठीक। विभाजित वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित होती हों, वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 6 देखिए, ये 2 से विभाजित हो रहा है और 3 से भी विभाजित हो रहा है, ठीक। तो 6 हुआ। कहने का मतलब है जैसे 4 2 से हो रहा है, 6 8 और 9 भी हो गया, 9 3 से भी हो रहा है और 12 हो गया, 15 हो गया। ये सभी संख्याएं किसी न किसी संख्या से, जैसे 2 से हो रही विभाजित, मतलब एक और स्वयं के अतिरिक्त हो रही है ना। 4 से हो ठीक है, 1 से हो ठीक है, लेकिन 2 से हो रही है। ये देखिए 3 से भी हो रही है और 2 से हो रही है। ये 3 और 2 दोनों से हो रही है। ये 2 से हो रही है, ये 4 से हो रहा है और 2 से हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, ये 4 और 3 दोनों से हो रहा है, ये 5 से हो रहा है। इसे सब संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। अब अभाज्य संख्याएं, जिन संख्याओं का मासा 1 हो, मतलब एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, वे सभी संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सहभाज्य संख्याएं मतलब 2 प्राकृतिक संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी यदि उनका मासा 1 हो, अर्थात 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे 2 और 3, देखिए जैसे 2 और 3, ठीक। जैसे 3 और 4, ठीक। जैसे 5 और 9, ठीक। अब देखिए इनका जैसे 2 का 2 गुणे 1 और 3 गुणे 1, इनका ये कॉमन हो गया ना 1। इनका मतलब और कोई गुणनखंड नहीं है, ठीक। इस तरह ये सभी संख्याएं सहभाज्य संख्याएं हैं। मतलब एक कॉमन होना चाहिए। जैसे 3 गुणे 1 हो जाएगा और 4 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा, ठीक। 5 गुणे 1 हो जाएगा और 9 गुणे 1 हो जाएगा। इस तरह ये सभी संख्याएं सहभाज्य संख्या हैं। सहभाज्य संख्या को को प्राइम नंबर बोलते हैं, को प्राइम नंबर, ठीक। अब देखिए पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या क्या है? किसी भी संख्या के पूर्व में अर्थात पहले अब आने वाली संख्या उस मूल संख्या की पूर्ववर्ती संख्या
कहलाती है। इसकी गणना दी गई संख्या से घटा कर करते हैं। मतलब पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, जैसे 15 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, इसमें से एक घटा देंगे 14 इसकी पूर्ववर्ती संख्या। जैसे 16 की पूर्ववर्ती संख्या घटा देंगे 15 हो गया। ठीक, जैसे 531 हो गया कि पूर्ववर्ती संख्या एक घटा देंगे तो 530, ये पूर्ववर्ती संख्या है। पूर्ववर्ती संख्या मतलब जो दी गई संख्या से एक घटाकर पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करते हैं। अब परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या क्या है, किसी भी संख्या के बाद में आने वाली संख्या उस मूल संख्या की परवर्ती संख्या कहलाती है। इसकी गणना दी गई संख्या से एक जोड़ कर करते हैं। ठीक है ना। इसकी गणना जैसे 14 दिया है, 14 का अगर परवर्ती संख्या पूछे तो +1 जोड़ देंगे, यहाँ 15 आ गया परवर्ती संख्या। जैसे 121 की परवर्ती संख्या पूछे तो 121 +1 कर देंगे तो 122, ये परवर्ती संख्या हो गई। मतलब परवर्ती संख्या में हमें एक जोड़ देना है, एक जोड़ना है, और पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए हमें एक घटाना है। बस संख्याओं को इतने ही प्रकार हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। संख्याओं का प्रकार तो ख़त्म हो गया है, लेकिन थोड़ा सा हम आपको कुछ और बताना चाहते हैं अभी। देखिए, आरोही क्रम, ठीक, और अवरोही क्रम। क्रम क्या होता है, ठीक, जब किसी संख्या को घटते क्रम से बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। मतलब ये इस तरह, जैसे मतलब ये जैसे मान लीजिए ये पाई है, इस तरह हम दिखा दे रहे हैं आपको एक उदाहरण के तौर पे। मतलब घटते क्रम से बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। मतलब ग्राफ इस तरह जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5, मतलब ये बढ़ रहा है ना। जब किसी संख्या को घटते क्रम से बढ़ते क्रम में लिखा जाता है तो आरोही क्रम कहलाता है। जैसे 2 3 5 और 9 7। अब इसको जो है आरोही क्रम में करना है तो यहाँ लिखा जाएगा 2 3, नहीं ये आरोही क्रम हम लिख ही दिए हैं। जैसे यहाँ लिख दिए 9 3 2 5 1। अगर इसको हमें आरोही क्रम लिखना तो हमें एक पहले लिखना हो, 1 2 3 हो जाएगा, फिर जो है 5 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। ये इसका आरोही क्रम है। ठीक, आरोही क्रम के लिए क्या है, दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में रखने को आरोही क्रम कहते हैं। इस क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या को क्रमानुसार रखा जाता है। इस ग्राफ में आपको हम बता दिए हैं कि सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, इस तरह लिखते हैं। ठीक, और आरोही क्रम में क्या होता है, दी गई संख्या को घटते क्रम में रखने को आरोही क्रम कहते हैं, अवरोही क्रम कहते हैं। इस क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, और फिर सबसे छोटी संख्या, और फिर सबसे छोटी संख्या के क्रमानुसार रखा जाता है। जैसे इसमें क्या है, जैसे इसी संख्या को, जैसे इसमें क्या है, सबसे बड़ी संख्या पहले, फिर उससे छोटी, 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 इस तरह। मतलब इसमें संख्या को इस तरह रखा है, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है। जैसे 5 4 3 2 1, इस तरह लिखा जाएगा अवरोही क्रम में। आरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में, और अवरोही का मतलब बढ़ते क्रम में। ये बढ़ते क्रम में लिखा जाता है, ये बढ़ते क्रम में।
बढ़ते क्रम में हो गया, ये बढ़ते क्रम में, ये घटते क्रम में। ठीक, अब शायद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको, ये घटते क्रम में हो जाए। जैसे इसी संख्या को हमें लिखना हो 9 3 2 5 1। ठीक, तो इसी संख्या को अगर हम आरोही क्रम में लिखें तो 9 5 और 3 2 1 होगा। सेम इसी का उल्टा है, ये उल्टा हो रहता है। ठीक, इसमें बढ़ते क्रम में लिखेंगे, इसमें घटते क्रम में लिखेंगे, जो संख्या आपको दी रहेगी। जैसे दिया है 10 50 20 30। अब इसको जैसे लिखना है तो आप लिखेंगे 50, फिर उसके बाद 30, 50 30, फिर आप 20 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे। ये हो गया आरोही क्रम। ठीक, तो इस तरह आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। कल हम देखेंगे अभाज्य जांच, अभाज्य संख्या की जांच कैसे करते हैं। ठीक, देख लीजिए छोटा सा और है, ये अभाज्य संख्याओं की जांच करना। या जैसे अभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है, वो कैसे जांच करेंगे हम। जैसे एक फार्मूला यूज करते हैं, एन स्क्वायर ग्रेटर देन एन इक्वल देन पी। पी जो है दी गई संख्या, जैसे यहाँ पी बराबर ये है, पी बराबर दिया है। ठीक है, पी बराबर 189 जिसे हम ले लिए हैं। और एन जो है, एन संख्या वर्ग के लिए, मतलब जिस संख्या का हम वर्ग करेंगे, इस संख्या का हम वर्ग करेंगे, इसके बराबर होना चाहिए तो इससे बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम देखिए यहाँ रखते हैं 13 रखते हैं तो 13 3 169 होता है। मतलब 13 का वर्ग जो है 169 होता, तो ये इससे बड़ी नहीं है, तो ये नहीं रखेंगे हम यहाँ 14 रखेंगे। 14 रखेंगे क्योंकि 14 144 हो जाएगा। ये 12 रखेंगे, नहीं 14 13 3 169 256 हो जाएगा। हाँ 14 रखेंगे, 14 के जो है 256 होगा ना, 256 सॉरी, तो 256 होगा, तो इसलिए हम 14 रखेंगे। इसलिए हम यहाँ पर 14 रखेंगे, मतलब यहाँ पर हम 14 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो 14 का स्क्वायर करने का मतलब है कि हम इसके पहले जो है, मतलब ये 14 के पहले जो भी अभाज्य संख्या है उसको लिख लेंगे। मतलब 14 के पहले 2 है, 3 है, और 5 है, और 7 है, और 11 है, और 13 है। ठीक, तो हम इन संख्याओं को लिख लेंगे। अब अगर ये संख्या जो है इन संख्याओं से कट जाती है तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी, अन्यथा यह भाज्य संख्या रहेगी। अगर इन संख्याओं से ये कट जाती है तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी, अन्यथा यह भाज्य संख्या रहेगी। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 2 से कटेगी नहीं, ये 3 3 का 9, 3 चौक 12, 3 25 15 बचेगा 2, 2 से 3 से भी नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगा। देखिए 7 दूना 14, अगर 179 को 7 से काटे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 3, वो 7 से भी नहीं कटेगी, 11 से भी नहीं कटेगी, और 13 से भी नहीं कटेगा। देख लीजिएगा आप, 13 कम 13, और यहाँ बच जाएगा 4 39, नहीं 13 से भी नहीं कटेगी। तो इसलिए संख्या किसी से नहीं कट रही है ना, इन सभी संख्याओं से नहीं कट रही, इन सभी संख्याओं से नहीं कट रही है संख्या, इसलिए ये संख्या हो जाएगी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसलिए अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक,
इस तरह आप पता करेंगे। जैसे कि जो संख्या दी रहेगी उसे आप p मान लेंगे। उसके बाद आप उससे मतलब एक संख्या अपने दिमाग में सोचेंगे कि उसका स्क्वायर जो है इससे बड़ा हो या तो इसके बराबर हो, p के से बड़ा हो या तो p के बराबर हो। तो इस तरह हम चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए एक और हम ट्राई कर लेते हैं। जैसे एक संख्या ले लेते हैं हम, जैसे हम ले लेते हैं 90। ठीक है, तो 90 ले रहे हैं। अब 90 हमारा p का मान हो गया, 90 हम p ले लिए। अब यार हम देखेंगे 90 के बराबर तो 9 9 81 होता है, तो नहीं होगा। 10 10 में 100, तो हम 10 लेंगे, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, उसके बाद हम अब 10 से वैल्यू निकालेंगे। ठीक, हम 10 से वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा। तो ये सभी संख्याएं जो हैं, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो इन्हीं से हम अब इसमें भाग देंगे। किसमें? 90 में। 90 में हम इन्हीं संख्याओं से भाग देंगे। देखिए 90 2 से कट गया। देखिए 90 भागे 2 अगर खो गया तो यहाँ 45 आ गया। ठीक है, ये कट गया, इसलिए ये संख्या जो है अभाज्य संख्या नहीं होगी। देखिए 5 से भी कट जा रहा है, 5 से भी कट जा रहा है, 90 5 से भी कट जा रहा है। 5 एकम 5 हो गया, बच गया 4 और 5 अट्ठे 40। ठीक, तो ये इससे भी कट गया, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। ठीक है, ये भाज्य संख्या हो जाएगी। इस तरह आप चेक कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम और देखेंगे जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। देखिए किसी संख्या का जातीय मान क्या होता है। जातीय मान किसी भी अंक का वह अंक स्वयं होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। जैसे देखिए 6 का, जैसे देखिए 6 का अगर जातीय मान पूछे, ठीक, तो ये 6 ही होगा। ठीक, ये कभी चेंज नहीं होगा। मतलब फेस वैल्यू, जैसे मतलब फेस वैल्यू मतलब जैसा आपका चेहरा है वैसा ही रहेगा, आपका चेहरा बदलेगा नहीं। जैसे मतलब आपके चेहरे से अगर हम पहचान रहे हैं आपका नाम राम है तो आप राम ही रहेंगे। ठीक, लेकिन ये बदलेगा नहीं, आप चेहरे से पहचाने जाएंगे राम होता है, राम है आप। ठीक है, तो ये जातीय की बात होगी। जैसे देखिए यहाँ 5 2 3। ठीक, अगर इसमें से पूछे कि 5 का, ठीक, 5 का जातीय मान, अगर जातीय मान पूछे तो यहाँ 5 का जातीय मान 5 ही होगा। ठीक है, ये चेंज नहीं होता कभी। मतलब कहने का मतलब है कि जातीय मान किसी भी अंक का वह अंक स्वयं होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। ठीक, अब देखिए स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान किसी भी अंक का वह मान होता है जिस स्थान पर उस अंक को लिखा जाता है। ठीक, जैसे 13,802 लिख दिए हम। तो इसका जो है अब यहाँ जैसे 8 का स्थानीय मान पूछते, स्थानीय मान। ठीक, 8 का स्थानीय मान, तो देखिए इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। ठीक है, तो ये सैकड़ा है, तो 800 गुणे 8 हो जाएगा, बराबर इसका मान 800 होगा। ठीक, जैसे यहाँ 3 का स्थानीय मान पूछते, स्थानीय मान, तो यहाँ 3 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो मतलब 1000 से गुणा हो जाएगा, मतलब 3000 हो जाएगा। इसका स्थानीय मान 3000 हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। तो इस तरह स्थानीय मान चेंज होता रहता है और जातीय मान चेंज नहीं होता है। जातीय मान हर जगह बराबर होता है। तो आज की वीडियो हम
यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। जैसे जातीय मान और स्थानीय मान का हम आपको एक लाइव एग्जांपल दे रहे हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ हम बताएं कि राम, जैसे राम का फेस वैल्यू, जो मतलब चेहरा हम देख के पहचान जा रहे हैं कि वो राम है, ठीक। राम का हम चेहरा देख के पहचान जाते हैं वहाँ राम है। लेकिन इनका जो स्थानीय मान, जैसे स्थानीय मान वो कभी, मान लीजिए कभी राम जो है जैसे कलर का है, ठीक, कलर का है, तो ये उसका स्थानीय मान है, उसे कलर कहा जाएगा। लेकिन मान लीजिए वो कभी जो है ऑफिसर बन गया, ऑफिसर हो गया, तो वो अफसर हो गया, तो उसका स्थानीय मान अफसर हो जाएगा। तो ये चेंज होता रहेगा, कभी वो कलर का है तो कभी वो अफसर हो गया, कभी वो मैनेजर हो गया, ठीक ठीक। तो ये उसका मान चेंज होता रहेगा, और लेकिन उसका जातीय मान नहीं चेंज होगा। वो चेहरे से जिस तरह दिख रहा है, चेहरे से आप उसे पहचान जाएंगे हमेशा राम, लेकिन स्थानीय मान बदलता रहता है, ठीक। तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। आपसे यही उम्मीद है, बस आप अच्छे रहें और मेहनत करते रहें। टारगेट सीटेट और रिपीटेड 2021 में गणित में 25 में 30 नंबर आप लाएंगे, हमें विश्वास है। इसीलिए हम एकदम बेसिक से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कमाल तो तब दिखाएंगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे, अभी तो हम एकदम बेसिक से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ।